Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are doing fine and doing great. आज हमारी जो इल्म आर्ट के अंदर जो वीडियोस का सिलसिला है, आज उसी सिलसिले में हम एक नई वीडियो बना रहे हैं जस्ट टू फैसिलिटेट यू ऑल एंड याद रखिएगा आई एक्सेप्ट बिफोर स्टार्टिंग माय कंटेंट कि हम लोग वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, तो हम इस वीडियो में टेक्निकल इश्यूज भी आएंगे। तो आई होप कि आप इसको हमारी एक लर्निंग की स्टेज को समझते हुए यू विल इग्नोर, बिकॉज वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द रोप्स। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, मैं चाहता हूं कि आमिर उसको इंट्रोड्यूस करे। जी आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेख भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, आप सुनाए खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। मैंने लास्ट वीडियो जो आपके साथ की थी उसमें जो टाइटल के बारे में बताया था वो टाइटल तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना लिख लिया है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक पेपर का एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं, क्या स्टार्ट में लिखना चाहिए, एंड पे लिखना चाहिए, और कैसे लिखना चाहिए उसका? अच्छा आमिर भाई, थैंक यू वंस अगेन फॉर आस्किंग मी। और होपफुली कि हमारी ये वीडियो सीरीज जो है हमारे स्टूडेंट्स को काफी हद तक कंपनसेट कर रही होगी और काफी हद तक उनको हेल्प भी कर रही होगी। ठीक है, तो आपका जो सवाल है कि आपने टाइटल लिख लिया है और आप एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं और एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखें, मैं आपको, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्यों लिखें इसके ऊपर 2 मिनट बात कर लूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी जी बोले। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट इज एन एडवर्टीजमेंट। मैं और आप मार्केटिंग के आदमी, आपका भी एरिया मार्केटिंग है, हमें पता है कि एडवर्टीजमेंट इज टू इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपके एब्स्ट्रैक्ट इज, आपने जितना इम्पोर्टेंट काम किया है ना, आपने बड़ी जान मारी है, आपने बड़ा कमाल किया, आपने पेपर में नोवेलिटी, इनोवेशंस और बड़ा, मतलब जिसे कहते हैं एक आर्टिस्टिक पीस प्रोड्यूस की है, लेकिन कैसे आप लोगों को बताएंगे? थ्रू एडवर्टीजमेंट। तो एब्स्ट्रैक्ट इज एन एडवर्टीजमेंट ऑफ अ रिसर्च। ठीक है, इट जस्ट लाइक अ सेल्स पिच। ठीक है, जितनी अच्छी सेल्स पिच होगी, जितनी अच्छी एडवर्टीजमेंट होगी, उतना अच्छा चांसेस है कि आप रीडर को कन्विंस करें। मैंने ये यहाँ पे लिखा है वर्ड एडवर्टीजमेंट इन अ सेल्स पिच, और आगे मैंने लिखा है कि 150 250, मतलब 150 से 250 का मतलब कि यू हैव ओनली लिमिटेड ऑप्शन इस सेल पिच को अवेल करने के लिए। यू कैन यूज ओनली 150 एंड 250 वर्ड्स। ठीक है, इससे ज्यादा आपके पास इजाजत नहीं होती। आप ट्विटर में जब आप ट्वीट करते हैं ना, आपके पास लिमिटेड वर्ड होते हैं, तो आप एक उस कोशिश करते हैं कि एक ही ट्वीट में लिमिटेड वर्ड्स रखें तो कंटिन्यूटी में ना जाना पड़े। तो इसी तरह आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है ना, 150 250 के बीच में आपने अपनी सेल पिच और एडवर्टाइज करना है। और एब्स्ट्रैक्ट जो है वो याद रखिए, बहुत से ज्यादा पेपर जो होते हैं वो पेड होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर पेड पेपर होते हैं। हाँ ऐसे। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल पेपर की भी फीस कितनी है? $25। वो तो मतलब और एथिकल तरीका भी यही है कि आप $25 दे के उस पेपर को डाउनलोड करें। तो आपका एब्स्ट्रैक्ट सेल पिच भी है और एडवर्टीजमेंट भी है, और दैट शुड क्रिएट अ सफिशिएंट इंटरेस्ट ऑफ द रीडर कि वो आपके पेपर के लिए $250 या $70 दे दे। ठीक है, वो आप कैसे उसको कन्विंस करेंगे कि मेरे पेपर को पढ़े, जब आपके एब्स्ट्रैक्ट को वो देखेगा। ठीक है ना, और आपने अपना एब्स्ट्रैक्ट इस तरह लिखना है कि वो आप उसको वो कन्विंस हो जाए कि आपको 20 या $70 देके आप उसका पेपर डाउनलोड कर लें। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट होगा क्या? इसको आप कहते हैं समरी भी कह सकते हैं, ग्लिम्प्स भी कह सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट भी कह सकते हैं ऑफ द एंटायर पेपर। ठीक है, मतलब जिसको आप लेकिन असल में इसकी जो टर्म यूज हो जाती है इन द लिटरेचर या इन द साइंटिफिक रिसर्च, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं अमूमन, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड, एक होता है स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट। अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट दोनों में एज सच इतना कोई फर्क नहीं होता। ठीक है ना, अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट वो होता है कि जिसके अंदर हेडिंग्स के बगैर आप चीजों को लिखते हैं, मेन हेडिंग्स के बगैर आप चीजों को लिखते हैं। जैसे उसके अंदर हेडिंग्स को नहीं होता, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट इनकम्पसेस इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट एंड डिस्कशन। मतलब मैंने आपको कहा था ना, ये स्नैपशॉट है, ये स्क्रीनशॉट है आपके इंटायर डॉक्यूमेंट की। आपके इंटायर डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं? आपका इंट्रोडक्शन, उसका ग्लिम्प्स, आपके मेथड्स का ग्लिम्प्स, आपके रिजल्ट्स का ग्लिम्प्स और आपके डिस्कशन का ग्लिम्प्स। और विदाउट एक्सप्लिसिटली मेंशनिंग दिस हेड्स, इनका नाम नहीं लिखते और आप इन सारी चीजों को पोर्ट्रे कर देते हैं। जबकि स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्या है? स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट और अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट में यही है कि स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट में आपको हेडिंग्स फॉलो करनी पड़ती हैं, और आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते कि मैं अनस्ट्रक्चर्ड लिख रहा हूँ, मैं स्ट्रक्चर्ड लिख रहा हूँ। आप जिस जर्नल में सबमिट कराते हैं
उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप एब्स्ट्रैक्ट लिख के भेजें, आप अनस्ट्रक्चर्ड लिख के भेजें। जैसे एमराल्ड के सारे जर्नल स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। जैसे जर्नल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो अनस्ट्रक्चर्ड की तरफ चला जाता है, वो अनस्ट्रक्चर्ड मांगता है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट है उसमें ये 5 हेड्स हैं। पर्पस ऑफ योर स्टडी, कि आप ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, मतलब ये टाइटल की नरेशन, आप मुझसे पूछें ये क्या है, ये टाइटल की नरेशन ही है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द मोटिवेशन। सेकंड, डिजाइन, मेथोडोलॉजी और अप्रोच, कि आपने ये मतलब पर्पस, आप ये काम क्यों कर रहे हैं। और सेकंड पॉइंट, डिजाइन में आपने क्या बताना है, कैसे किया ये काम, जो आप काम कर रहे हैं। आपने कहा मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि सेल परफॉर्मेंस का जो सेल पर्सन की परफॉर्मेंस है उसका सेल पर्सन की सब्जेक्टिव वेलबींग पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो वो आपने ये जो पर्पस है इसको कैसे अचीव करेंगे, कैसे का जवाब आपने कहाँ पे देना है, डिजाइन, मेथोडोलॉजी, अप्रोच। क्या इम्पैक्ट आया, क्योंकि जो आपने पर्पस था उसका कोई इम्पैक्ट आया होगा ना, तो वो कहाँ पे आपने बताना है, फाइंडिंग्स में। और उसका क्या इम्प्लीकेशंस हैं उसकी। देखिए जब भी हम काम करते हैं, ये फाइंडिंग के बाद की बात करते हैं, तो नोबडी इज परफेक्ट, नो रिसर्च इज परफेक्ट। हर अच्छी चीज के साथ भी लिमिटेशन होती है, तो आपके रिसर्च के साथ भी लिमिटेशन है। तो आप एक्सेप्ट करें कि दीज आर द लिमिटेशन, क्योंकि जब आप उन लिमिटेशन को एक्सेप्ट करेंगे, तो हमने ये कहा है कि रिसर्च इज जस्ट लाइक अ रिले रेस, यू हैव टू स्टार्ट वेयर द लास्ट वन एंड्स। तो आप लोगों की लिमिटेशंस के ऊपर आगे जाके काम करते हैं, तो अपनी लिमिटेशन का जिक्र लाजमी करें ताकि आने वाला रिसर्चर भी उसे इस्तिफादा लेके आगे की काम करे। तो लिमिटेशन होना मैं ये मेथोडोलॉजी नहीं समझ पाया कि शोएब भाई, मैं मेथोडोलॉजी को नहीं समझ पाया कि मेथोडोलॉजी के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, कि मेरा स्केल क्या था, या मैंने कितने लोगों से डाटा इकट्ठा किया, या मेरे टारगेट लोग कौन थे। मैं आमिर भाई, मैं आपको जरा डिटेल में डिस्कस करता हूं। मैं मुझे अगर आप कहते हैं तो मैं कंटिन्यू करूं, या पहले मैं आपको मेथोडोलॉजी डिस्कस करूं। जी नहीं जी, कंटिन्यू कर लें, पहले कंटिन्यू कर लें, बाद में। रिसर्च लिमिटेशंस जो है ना, मैंने आपको कहा कि आपकी हर किसी की स्टडी की लिमिटेशन है, तो आप अपनी स्टडी की लिमिटेशंस लिखेंगे कि मेरी स्टडी है उसकी ये लिमिटेशन है। जैसे कि मेरी लिमिटेशन है कि मैंने डेटा जो है ना वो 200 लोगों से ही ली है, ठीक है। मेरी स्टडी की लिमिटेशन है कि मैंने क्रॉस सेक्शनल डेटा लिया, लॉन्गिट्यूडनल नहीं लिया, ठीक है। मेरी स्टडी की लिमिटेशन कुछ भी हो सकती है। और आपने ये सारा काम किया क्यों था, ये रिसर्च किसने की थी आपने, कि वैसे ही पेपर के ऊपर लिखने के लिए नहीं, आपने रिसर्च की थी किसी इम्प्लीकेशन के लिए। तो आप अपनी स्टडी की प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल सारी इम्प्लीकेशंस का जिक्र करते हैं। और आखिरी थी, लास्ट थिंग, ओरिजिनलिटी और वैल्यू। देखिए आपसे जब मैंने मॉडल बनवाया, जब भी हम मॉडल बना रहे होते हैं, जब भी हम ये बात करते हैं, तो मैंने सबको कहा था कि आपका जो मॉडल है उसमें नॉवेलिटी होनी चाहिए रिसर्च में, कि आपको यू हैव टू स्टार्ट वेयर द लास्ट वन एंड्स, ठीक है। आपको वहां से स्टार्ट करना है। तो इसका मतलब है कि आपने अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको भी बताना है, ताकि आपका पेपर कोई पढ़े तो उसे पता चले कि ये काम क्यों हुआ है। अक्सर आप थीसिस में आपने देखा होगा कि एग्जामिनर आके ये सवाल पूछता है, भाई ये काम तो हुआ है, आपने इसमें नया क्या किया। तो आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट के लास्ट ऑप्शन में, लास्ट जो पॉइंट है इस हेड के नीचे बताना है कि ओरिजिनलिटी क्या है। अगर ओरिजिनलिटी नहीं है ना किसी स्टडी की, मोटिवेशन नहीं है उस स्टडी की, तो फिर वो ना ही करे, अभी रोक दे उसको, ठीक है। ओरिजिनलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आपको बता दूं कि आपको अपना एब्स्ट्रैक्ट जो है वो जर्नल में सबमिट कराने से पहले देख लेना चाहिए कि मेरा एब्स्ट्रैक्ट अनस्ट्रक्चर्ड तो है और जर्नल का स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट तो नहीं है। सब मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि मतलब उल्टा ही एब्स्ट्रैक्ट भेज देते हैं, तो फिर वो एडिटर उसको जो है ना बड़ा अच्छा नहीं समझते। तो देखे ना, आप एक जगह की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप वो भेज रहे हैं, तो इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब आपका यानी कि मैं आपके जो स्ट्रक्चर्ड जो अनस्ट्रक्चर्ड जो होते हैं, यानी चीजें ये सारी दोनों के अंदर होती हैं। ये जो आपने मुझे पर्पस बताया, डिजाइन, फाइंडिंग, ये दोनों के अंदर होती हैं, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर के अंदर होती हैं। स्ट्रक्चर्ड में हम हेडिंग दे देते हैं, अनस्ट्रक्चर में हम हेडिंग नहीं देते, पैराग्राफ में दे देते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, ठीक है। और अच्छा, अब आपका मेरा सवाल ये था कि देखिए पर्पस के अंदर ना, पर्पस आपकी जो टाइटल है उसी की नरेशन होती है, ठीक है। उसको मतलब आप सेंटेंस में थोड़ा तफसील में लिखते हैं। और पर्पस में आपकी मोटिवेशन ऑफ द स्टडी भी लाजमी होती है कि आप ये स्टडी कर क्यों रहे हैं, मतलब व्हाट इज द पर्पस, ठीक है, क्या मकसद क्या है। सेकेंडली मेथोडोलॉजी में आपने क्या लिखना होता है कि आपने ये सारा काम कैसे किया। ये जो आप अपना पर्पस अचीव कर रहे हैं, आप इम्पैक्ट ऑफ आईवी ऑन डीवी देख रहे हैं, ये कैसे देखा आपने
रिसर्च डिजाइन क्या था, आपने किस सैंपल कौन सा था और सैंपल कहाँ से लिया। आपने कहा कि जी मैंने 200 फीमेल्स ली, 200 मेल लिए या 200 डॉक्टर लिए। अब वो 200 डॉक्टर कैसे आपने जाके सेलेक्ट किए, वो आपने कन्वीनियंस सैंपलिंग की, आपने प्रोबेबिलिटी पे गए, नॉन प्रोबेबिलिटी पे गए, आप कन्वीनियंस सैंपलिंग पे गए, आप नॉन कन्वीनियंस सैंपलिंग पे गए, आप कन्वीनियंस पे गए, या आप स्नोबॉल सैंपलिंग पे गए, आप पर्पसिव सैंपलिंग पे गए। तो आपको अपनी जो सैंपलिंग की टेक्निक्स हैं उनको वाजिया करना पड़ेगा। आपने किस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट किया उसको बताना पड़ेगा। उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल लेवल को सेलेक्ट किया, नॉन मैनेजरियल लेवल को सेलेक्ट किया, ये बताना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने सर्वे डेटा लिया या आपने क्रॉस सेक्शनल डेटा लिया या लॉन्गिट्यूडनल डेटा लिया, आपने क्वेश्चनर के थ्रू डेटा कलेक्ट किया या इंटरव्यूज के लिए किया। हम लोग ने तो अभी क्वेश्चनर के थ्रू किया हुआ है, ठीक है, और हमने लिया भी है जो है वो कन्वीनियंस सैंपलिंग ली है। नो डाउट कन्वीनियंस सैंपलिंग पे अब ऑथर्स एतराज कर रहे हैं क्योंकि उसके कुछ मतलब इंपॉर्टेंट हैं चीजें जो हम उसको उसके प्रीरेक्स उसको पूरा नहीं करते। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपने अगर लिखना है तो आप इसको इसी तरह लिख लें कि आपने कन्वीनियंस सैंपलिंग यूज की और क्वेश्चनर मेथड के थ्रू डेटा कलेक्ट किया, और किस अप्रोच के तहत किया, आप क्रॉस सेक्शनल थे, आपने लॉन्गिट्यूडनल नहीं किया, आप क्रॉस सेक्शनल। तो इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगली जो वीडियो सीरीज है जो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा तो हम मेथोडोलॉजी पे जब डिटेल डिस्कशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे मेरी क्या मुराद थी। अभी फॉर द टाइमिंग आपने जब लिखना है तो आप बस मोटा मोटा लिख दें कि जी मैंने क्रॉस सेक्शनली अप्रोच यूज की है और मैंने क्वेश्चनर से डेटा कलेक्ट किया है और मैंने मतलब जो भी आपका सैंपल साइज है। हम तो मतलब ट्रेडिशनल वे में मैं ये कहता हूँ अपने स्टूडेंट को कि 250 के प्लस जाएं, लेकिन क्योंकि आप कोविड-19 के इश्यूज हैं तो समथिंग अराउंड 70 प्लस सफिशिएंट होगा। ठीक हो गया। और आपने डिजाइन के बाद अगली बात जो है ना, आपने ये मैंने आपको बताया कि आप क्या करने जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा पर्पस के, कैसे चेक किया मेथोडोलॉजी से, क्या चेक किया, फाइंडिंग क्या आई, उसके बारे में आपने फाइंडिंग्स के बारे में जिक्र करना है। आपकी फाइंडिंग्स जो भी होगी कि जैसे आपने कहा कि इम्पैक्ट ऑफ आईवी ऑन डीवी, इम्पैक्ट ऑफ जो भी आपका आया कि आपने कहा जी आईवी ने डीवी को इम्पैक्ट किया, हाँ किया, मीडिएटर ने मीडिएट किया नहीं किया, मॉडरेट हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजों को आपने फाइंडिंग में लिखना है। अभी आपके केस में आपकी क्योंकि एनालिसिस अभी आपने उसको सही तरह मतलब आपने किया नहीं है तो आप इसको क्या करें। फिलहाल मैं आपको कहता हूं कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट लिखना चाह रहे हैं तो इसको हाइपोथेटिकल लिख लें, ठीक है। हाइपोथेटिकल लिख लें मतलब आप मतलब तसव्वुर कर लें कि ऐसा ही होगा। तो जब आपका रिजल्ट एक्चुअली आ जाएगा तो आप उसको रिप्लेस कर लीजिएगा। फिलहाल आप उसको इस तरह लिख लें कि आप सपोजिशन पे जाके लिख लीजिए। रिसर्च लिमिटेशन जो आपकी रिसर्च की लिमिटेशन है जो आप कर नहीं सके, जैसे सैंपल साइज कॉमन लिमिटेशन है, आप वो भी लिख सकते हैं। आप क्रॉस सेक्शनल डेटा ले रहे हैं क्योंकि अभी कोविड-19 में हम लॉन्गिट्यूडनल पे जा ही नहीं सकते और हमारी स्टडी की जरूरत भी नहीं है। तो आप जो है ना क्रॉस सेक्शनल पे तो आप लिख दें कि जी मेरी ये भी लिमिटेशन है, मैंने क्रॉस सेक्शनल लिया है, ताकि आने वाले रिसर्चर उसका करें। और आपकी जो रिजल्ट आया है उसके लिए प्रैक्टिकल फाइंडिंग्स क्या हैं लोगों के लिए, तो उनके बारे में भी जिक्र करें कि जी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, आपके रिसर्चर जो आपकी फाइंडिंग से लोग किस तरह इस्तेफादा हासिल करेंगे। अगर आपने कहा जॉब सेटिस्फेक्शन से सेल परफॉर्मेंस बढ़ती है तो आप जो सेल्स मैनेजर हैं उनको बताएं कि जी इस फाइंडिंग के साथ वो ये काम कर सकते हैं। और आखिरी बात, ओरिजिनलिटी लाजमी आपने लिखनी है कि आपके अंदर आपके रिसर्च आर्टिकल में नॉवेल क्या चीज है। ठीक हो गया। मैं आपको आपके लिए आमिर भाई मैं 2 एब्स्ट्रैक्ट शेयर कर दूंगा जिसमें आपके पास स्ट्रक्चर्ड का भी सैंपल होगा और अनस्ट्रक्चर्ड का भी सैंपल होगा। मैं आपको शेयर ठीक हो गया। मतलब टिप फॉर एब्स्ट्रैक्ट शुड बी रिटन क्लियरली एंड जॉर्गन फ्री। क्लियर होना चाहिए और कोई जॉर्गन नहीं यूज होना चाहिए, और उसका रीडर का इंटरेस्ट गेज करना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट को, और एब्स्ट्रैक्ट शुड रिफ्लेक्ट अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड। अगर आपकी टू द फील्ड आपकी कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर भी मसला है। और ये मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका पेपर $50 का होता है एक, अगर आपने अच्छा पेपर लिखा तो कोई क्यों पे करे $50, उसकी जाके शॉपिंग क्यों ना करे, और उसमें क्या वर्थ है वो कैसे पता चलेगा एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक लास्ट थिंग इज कीवर्ड्स। बस ये मैं जल्दी से बात करूं, आप देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट के नीचे कीवर्ड्स लिखे होते हैं।
कीवर्ड्स का असल मसला हाँ क्या है, बिल्कुल लोग, लिखे हुए होते हैं। हाँ, कीवर्ड्स लोग करते क्या है कि मतलब लोग कहते हैं कि अब सारा एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं ना, और फिर एक लाइन ऊपर से उठाते हैं, एक बीच में से उठाते हैं, एक नीचे उठा के लिख देते हैं जी कीवर्ड्स, हाँ, फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। कीवर्ड्स को बड़े सोच समझ के सिलेक्ट किया करें। इसकी वजह यह है कि कीवर्ड इंडेक्सिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपके पेपर की इंडेक्सिंग, आपके जर्नल की इंडेक्सिंग, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होती है। और कीवर्ड की बिना पर आपका एडिटर सिलेक्ट करता है कि आपकी किस रिव्यूअर के पास जाएगा। और अगर आपने ऐसे वैसे कीवर्ड रखे और आपके एरिया का रिव्यूअर नहीं है, तो अगर आपके एरिया का रिव्यूअर ना हो तो पब्लिकेशन के चांसेस जो है ना वो बड़े ग्रे एरिया में चले जाते हैं। अगर आपने अच्छा पेपर भी लिखा हुआ है, तो मेरे साथ बड़ी दफा ऐसा हुआ है कि मतलब मैंने ये अपनी तरफ से सोचा कि मैं एक साइड के जर्नल में सबमिट कराता हूँ, तो वो वहां पे जर्नल ये जबरदस्त था कि वो क्वालिटेटिव जर्नल था मेरा पेपर, मतलब इसमें क्वांटिटेटिव भी काम पब्लिश हो रहा था लेकिन रिलेटिवली कम था। तो वो चला गया किसी क्वालिटेटिव रिव्यूअर के पास, सोचते हैं यार ये हो ही नहीं सकता, क्वांटिटेटिव रिसर्च ही नहीं होती, हम आती नहीं। तो मतलब ये उनकी चलती रहती है। तो शुड रिफ्लेक्ट द एसेंशियल टॉपिक, आपका जो टॉपिक है एसेंशियल टॉपिक उसको रिफ्लेक्ट करे। वंस अगेन अवॉइड एब्रीविएशन। अगर एब्रीविएशन एक्सेप्टेड है, सारी दुनिया को पता है या उस एरिया के लोगों को पता है उस एब्रीविएशन का, तो आप लिख सकते हैं। जैसे COR थ्योरी, कन्वर्जेशन ऑफ रिसोर्स थ्योरी, ये आप सबको पता है, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि अगर कुछ भी ना हो उनके पास तो वो अपने वेरिएबल को कीवर्ड लिख देते हैं और वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, बहुत हाँ सारी नहीं दुनिया नहीं, में मतलब उसको आप एक्सेप्ट लिख कर सकते हैं, मतलब लिया इसमें जाता है। मसला नहीं है कि आप लिख नहीं सकते। याद रखिए कीवर्ड्स की भी एक लिमिटेशन होती है, मतलब ये भी लिमिटेड का होता है। हम्म तो मतलब आप तो रेलिवेंट मोस्टली कीवर्ड्स लोग यही लिखें। करते हैं कि अपना की जो अपने वेरिएबल का नाम लिख देते हैं तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, हाँ हाँ जी नहीं, आपके उसको कीवर्ड्स हैं। एक्सेप्ट किया जाता है एज अ कीवर्ड। आप अपने वेरिएबल के नाम को एब्स्ट्रैक्ट रखें, आप अपनी मेथोडोलॉजी कोई नहीं यूज की है, जैसे स्ट्रक्चरल इक्वेशनिंग मॉडलिंग यूज की है तो आप लिख दें, ठीक है। आपने कोई थ्योरी का नाम लिख दें, ठीक है। कन्वर्जेशन ऑफ रिसोर्स थ्योरी। तो हम्म बस जो ठीक मैक्सिमम ठीक। ताकि बंदा जो है ना आपके पेपर तक जो है वो इजीली एक्सेस हो। याद रखिए, मैं मेरी ये सजेशन है कि आप अपने जो है उसका क्या नाम है, टाइटल के जो टाइटल में वर्ड्स यूज हुए, कोशिश करें कि वो कीवर्ड्स में ना यूज करें। पूछे क्यों? क्योंकि देखिए ठीक। आपने अपनी रीडरशिप बढ़ानी है, आप चाहते हैं कि एक्सेस लोगों तक हो जाए। तो वो जब आपके एक ही वर्ड, एक तरह के वर्ड्स होंगे तो लोगों की जो सर्च है ना उसमें आप अपनी मतलब वो लिमिटेड हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि डाइवर्सिफाई हम्म वर्ड्स रखें, रेलिवेंट बट डिफरेंट, रेलिवेंट बट डिफरेंट। ठीक है। ठीक है आमिर भाई, हम्म होप कि ठीक आपको ये वीडियो ठीक। पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो देन प्रेस द बेल बटन सो दैट आप अगली आने वाली वीडियोस तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपका हामी थैंक यू नासिर शेर हो। भाई, थैंक ये यू। रेफरेंसेस हैं, ये रेफरेंसेस आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड आई विल शेयर ऑन द ईमेल। यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस मैंने दिया है डॉक्टर अब्बास, मतलब ये मेरे उस्ताद भी हैं और आपके आमिर भाई आपके भी दोस्त हैं। कमाल रिसर्च लिखते हैं, पाकिस्तान में इनके पेपर कमाल पेपर। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर किसी ने रिसर्च सीखनी है तो आई रिक्वेस्ट कि इनको पढ़े। थैंक यू सो मच।